सेकंड जो क्लास था हमारा फिजिक्स का, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ग्राफ तक हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ग्राफ तक पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ग्राफ और थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो उससे पहले तक का क्लास जो है वो शायद पोर्टल पे नहीं डला है, और वो उस दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि ऐसा ना हो कि आज भी जो है वो रिकॉर्ड ना हो पाए। तो वो रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, हम लोग जो है वो फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स में हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, और मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स में जो है वो समाप्त किया था, है ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है वो हम लोग देखे थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्या बोलते हैं, मोशन के बारे में। तो ये ग्राफ ऑफ मोशन एक बार जब हम लोग समाप्त कर लेंगे तो एक तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स एंड क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हम लोग आज जो है वो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो वहां तक हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो पार्ट रिमेनिंग वाला जो रिवीजन करने के लिए पोर्टल पे अवेलेबल होना चाहिए था, जो नहीं है, तो एक तरह से ये जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ मोशन। देखिए, ग्राफ ऑफ मोशन जो एनसीईआरटी है उसमें बेसिकली तीन डिफरेंट ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में जो है वो चर्चा किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कितने हैं, तो एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, एनसीईआरटी में तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ मोशन जो है वो दिया गया है। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। हम लोग ग्राफ पे हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं और ओरिजिन लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग जनरली क्या लेते आ रहे हैं, टाइम, किसमें, सेकेंड्स में। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, तो डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसमें, मीटर्स में, ठीक है। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखेंगे, ओरिजिन लिखेंगे, और यहाँ पर टाइम लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, टाइम, तो सेकंड्स में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फिर ये भी किसमें होगा, तो मीटर्स में होगा। और तीसरा जो ग्राफ है हमारे पास एनसीईआरटी में वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा है, वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पर टाइम लिखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पर फिर टाइम किसमें, सेकंड्स में, वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी किसमें होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग तरह के ग्राफ जो है वो हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। जनरली सभी पर जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या लेना है हमें, तो टाइम को लेना है। क्यों, क्योंकि टाइम एक कांस्टेंट फेनोमेनन है, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चेंज करते रहता है। तो एक्स एक्सिस पे हमको एक ऐसा यूनिट लेते हैं, ठीक है, जो एक कांस्टेंट फेनोमेनन हो। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये बढ़ते घटते रह सकता है ना, स्टैग्नेंट रह सकता है, लेकिन टाइम में ऐसा केस नहीं होगा। तो इसलिए एक्स एक्सिस पे हम लोग सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं आ रहे हैं, तो टाइम लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ जो है वो हमें स्टडी करना है। अब इन तीनों ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट जो स्टडी करना है हमें, या हम लोग जो किए थे वो क्या है, स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब कि यदि कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट किए हैं, यदि मान लेते हैं कि ये पी ये है ऑब्जेक्ट और ये क्यू ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे करके हम लोग, है ना, अलग अलग जो है वो ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ, पी ऑब्जेक्ट, क्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके कोई भी ग्राफ यदि हम लोग प्लॉट करें, तो ग्राफ प्लॉट करते के साथ ही हम लोग क्या निकालना है, हमें उसका स्लोप। और स्लोप जैसे ही हम लोग निकालते हैं तो उससे हमें कोई एक क्वांटिटी जो है वो ग्राफ के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल, है ना। एंगल, जितना एंगल है ना वो लाइन या ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो जैसे ये पी ओ ओ पी ओ एक्स एंगल बना रहा है तो इसको हम लोग थीटा पी लिख सकते हैं, ये इसका स्लोप होगा। सिमिलरली क्यू जो है ये एंगल बना रहा है, थीटा क्यू, है ना, क्या लिख सकते हैं, थीटा क्यू। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे ग्राफ में भी जो है वो हम लोग इस प्रकार से स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप जो है किसी भी ग्राफ में वो किसको रिप्रेजेंट करता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है y अपॉन एक्स को। ये फॉर्मूला है, मतलब y का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट जो है वो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा पहले केस में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में y का कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा, डिस्टेंस, और x का कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा, टाइम। तो यदि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में यदि स्लोप निकालें y अपॉन एक्स, तो ये कहला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम लोग मोशन में ये पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो हमारा कौन सा क्वांटिटी आता है, तो स्पीड। तो ग्राफ देखकर मात्र हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि p और q वाले दोनों ही में
ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा स्पीड से कवर कर रहा है, सिर्फ उसका स्लोप निकाल कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना, उसका जो है वो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि यदि स्लोप, है ना, यदि थीटा क्यू जो है वो ज्यादा है ना, पहले वाले केस में, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर होगा थीटा क्यू के द्वारा, है ना, वो थीटा पी के कंपैरिजन में क्या होगा, तो ज्यादा होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, है ना। स्लोप इन अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, क्यों? क्योंकि स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। y मतलब y कोऑर्डिनेट, x अपॉन मतलब x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास डिस्टेंस में, डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया स्पीड, है ना। तो ये जो है वो पहले। सेकेंड वाले केस में यदि हम लोग देखें, है ना, ग्राफ 2 में फिर से यदि हम लोग इस प्रकार से स्लोप निकालें, तो स्लोप फिर से हमारा फॉर्मूला y अपॉन एक्स होगा। और ग्राफ 2 में जो स्लोप है हमारा, उसमें y कोऑर्डिनेट पर हम लोगों ने रखा है डिस्प्लेसमेंट को और x कोऑर्डिनेट पर रखा है टाइम को। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स जो है वो हमें क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या दे देगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो क्या हो जाता है, तो वेलोसिटी, क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो मतलब कि यदि हम लोग, है ना, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, तो वेलोसिटी। सिमिलरली, है ना, ग्राफ 3 में यदि हम लोग देखें, इसमें यदि हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो ये भी फिर से y अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो लगाइए। तो y जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और नीचे x में क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, और नीचे में फिर सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे भी वेलोसिटी बाई टाइम हमारे को क्या देता है, क्या देता है हमें, तो एक्सिलरेशन, क्या देता है हमें, एक्सिलरेशन, है ना। फॉर्मूला हम लोग ऊपर देखे थे, v माइनस यू अपॉन टी। तो बेसिकली ये वेलोसिटी बाई टाइम है, तो इससे क्या निकल रहा है हमें, एक्सिलरेशन। तो तीनों ग्राफ के स्लोप से हम लोग तीन अलग अलग क्वांटिटीज जो है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो स्लोप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए दो, एक ग्राफ दे दिया, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स प्लॉट कर दिए, जैसे यहाँ पर पी और क्यू प्लॉट किया गया है। मान लीजिए कोई आपको कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिया कि एक्स कितना है, वाई कितना है, 5 10 20 कुछ भी नहीं दिया, है ना, जैसे यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट है, ये सब नहीं दिया, सिर्फ आपको ये दिखा दिया ग्राफ देकर, और पूछ दिया कि इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर ट्रेवल कर रहा है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना होगा, स्लोप। दूसरे केस में कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें भी स्लोप। तीसरे केस में एक्सेलरेटेड मोशन किसका ज्यादा होगा, पी या क्यू में से, तो उस केस में भी हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहला बात तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो ग्राफ से हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज, तो एरिया। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर। अब ये जो हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी हमें एरिया कैलकुलेट नहीं करना है। हमें किस में कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया कैलकुलेट करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो एरिया अंडर जो टॉपिक है हमारा, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यदि हम लोग तीसरा केस फिर से एक बार ड्रॉ करना चाहें, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रख दिया, ओरिजिन रख दिया, है ना, यहाँ पर हम लोग लिखते आए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वाई एक्सिस में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं टाइम किस में, तो सेकंड्स में। अब मान लीजिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है पी, है ना, उसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है वेलोसिटी, और तो इसका हम लोग यदि एरिया कैलकुलेट करना चाहें, तो कैसे करेंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे, है ना, y कोऑर्डिनेट, और p का x कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे। p का x कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से हमें मिलेगा, सपोज करते हैं a पॉइंट से, और p का जो है वो y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिलेगा, सपोज करते हैं b पॉइंट से। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब कि ये एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस आपका हो गया क्या चीज, तो टाइम, है ना, बेस क्या हो गया आपका टाइम, मतलब वो एक्स इंटू क्या हो गया, तो आपका वाई, है ना, एक्स इंटू क्या हो गया, सॉरी, हाँ, तो ये क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो आपका क्या हो गया, बेस जो है ये हो गया आपका हाइट, है ना, और ये क्या हो गया, तो आपका बेस। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो एक्स इंटू वाई कोऑर्डिनेट्स, तो मतलब 1/2 इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी हो गया, है ना। अब यदि 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, टाइम एंड वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू, हम लोग a लिखते हैं, तो v माइनस यू को हम लोग v भी लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी ही है ये, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, है ना।
तो इसका मतलब कि भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो ए इंटू टी हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो ए इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, इससे जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम क्या होता है, तो वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या देता है हमें, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देता है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमें ये ध्यान रखना है, चाहे फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकाल ले या फिर हमें ग्राफ के अंदर से जो है वो हम लोग निकाल लें। तो ये दो बेसिकली जो है वो ग्राफ के बारे में सिचुएशंस जो है वो हमें पढ़ना है, जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि इसका हम लोग एक हॉलिस्टिक टेबल ड्रॉ करना चाहें, तो हम लोग टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्राफ टाइप, है ना, ग्राफ टाइप। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं तो रिलेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रिलेशन। और उसके बाद लिख सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है। और एप्लीकेशन मतलब क्या जो है वो अप्लाई हम लोग इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि हम लोग स्लोप निकालें, यदि हम लोग क्या निकालें, स्लोप, तो ये हमें क्या दे देगा, तो स्पीड दे देगा। तो इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब यस इट कैन बी अप्लाइड। दूसरा, यदि हम लोग फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही लिखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही लिखें, और इसका यदि हम लोग एरिया निकालें, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के एरिया से हमें कुछ खास कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसका एप्लीकेशन जो है वो नील है। उसके बाद फिर से हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका यदि हम लोग स्लोप निकालें, तो इससे हमें क्या मिलता है, तो वेलोसिटी निकलता है। तो एप्लीकेशन है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसको सवाल सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर यदि हम लोग लिखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका यदि हम लोग एरिया निकालें, तो एरिया निकालने से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो क्या बचता है आपका, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि आप स्लोप निकालें, तो आपको क्या मिलेगा बताइए ना, एक्सिलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं सवाल बनाने के लिए। और जो लास्ट स्टेप होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर से लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका यदि हम लोग एरिया निकालें, तो क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो जितना भी ग्राफ हम लोग पढ़े उसको हम लोग समराइज करने के लिए ऐसे जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस पर कुछ कुछ जो है वो प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो बेसिकली आपको जो है वो सॉल्व कर देना है। इसके अलावा और कुछ जो है वो ग्राफ से रिलेटेड सिचुएशंस पढ़ने हैं हमें। ठीक है, ये तो हो गया कैलकुलेशन बेस्ड। अब क्या है सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ ऑफ रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ जो है वो हमें कैसे दिखेगा। तो उसका ग्राफ हमें कैसे दिखेगा, दो अलग अलग कंडीशन में इसका ग्राफ हमें स्टडी करना है। एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा उसका, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, दोनों समझते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस रखते हैं, यहाँ पर टाइम रखते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, तो टाइम रखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, तो वेलोसिटी रखते हैं। अब यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किसका रिप्रेजेंट करना है बताइए ना, रेस्ट पोजीशन का। तो रेस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग का डेफिनेशन ही पहले दिन हम लोग स्टडी किए थे कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to the time and a reference point, then the object is said to be in rest। मतलब कोई भी वस्तु यदि अपना स्थान जो है वो बदलता नहीं है, किसके रेफरेंस में, समय और किसी एक खास, है ना, रेफरेंस बिंदु, मतलब पॉइंट के रेफरेंस, पॉइंट के रेफरेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है। यदि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली अपना पोजीशन बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब वो मोशन में। तो यदि टाइम को हम इंक्रीज करते जाएं, टाइम यदि बढ़ते जाए और फिर भी उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस सेम रहे, मतलब उसके डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आए, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में होगा, तो रेस्ट में होगा। तो फॉर द सिचुएशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट, यदि कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब कि समय बढ़ता जाए, समय बढ़ता जाए लेकिन उसका डिस्टेंस में जो है वो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। मतलब कि यदि जीरो से लेकर डिस्टेंस यहाँ पर मान लेते हैं हम 10 मीटर है ना, तो ये 10 मीटर का 10 मीटर पे ही जो है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या रहेगा, तो मेंटेन रहेगा। तो ऐसा मतलब कहने का अर्थ, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल लाइन, कैसा हो, पैरेलल लाइन टू किसके, एक्स एक्सिस के,
यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पैरेलल लाइन हो एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑफ रेस्ट। ठीक है, वो किसका है? तो रेस्ट का है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तभी ना रेस्ट में होगा। यदि कुछ भी वेलोसिटी होगा, एक्स भी वेलोसिटी हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो इसका मतलब तो वो मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी हमें क्या करना है? जीरो करना है। क्या करना है? जीरो। तो जीरो कब होगा? कि टाइम तो इंक्रीज करेगा आपका, लेकिन ग्राफ में वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो वेलोसिटी कहाँ पे होगा? वेलोसिटी की भी जो लाइन है वो आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए। क्या हो गया? कलर नहीं चेंज हुआ। ठीक है, यदि वेलोसिटी का लाइन है तो ये भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए। मतलब कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ वेलोसिटी अभी का अभी जो है वो जीरो पे ही टिका हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ, है ना, ग्राफ ऑफ, ठीक है, इफ ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लाइज ऑन, यदि ग्राफ लाई करता है किस पर? लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यदि ग्राफ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और किसका? किस केस में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? तो रेस्ट में है। ठीक है, दोनों क्लियर है, किसी को कोई इशू नहीं है ना? तो ये जो है वो बेसिकली ग्राफ ऑफ रेस्ट है ना? डिस्टेंस टाइम ग्राफ शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ गए क्यों? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड लाई ऑन, कहां पर लाई करना चाहिए ये? तो आपके टाइम वाले एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे ही जो है वो ये क्या करना चाहिए? तो लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिचुएशन जो है वो क्या है? तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किसका है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसको बोलते हैं? डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? कि मतलब यदि टाइम पीरियड भी सेम हो और क्या हो, तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी सेम हो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है? तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग काफी डेप्थ में इसको स्टडी किए थे, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 10 मीटर गया, ठीक है, दूसरे सेकंड में भी वो 10 मीटर ही गया, तीसरे सेकंड में भी वो 10 मीटर ही गया, तो हर एक टाइम पीरियड सेम है, एक एक सेकंड का सिर्फ अंतर है, और यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पर भी आपको दोनों केसेस में जो है वो ये ग्राफ पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो फिर से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम रखते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस रखते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि यदि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, यहां पर भी हम लोग मान लेते हैं कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ऐसे ऐसे करके जो है वो यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस ये मीटर्स में होगा, आपको पता ही है। और इस तरफ किस में होगा? तो सेकंड में है। ये 40 है, ये 50 है, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, तो यदि पहले सेकंड में 10 मीटर गया कोई ऑब्जेक्ट, दूसरे सेकंड में 20 मीटर गया कोई ऑब्जेक्ट, तीसरे सेकंड में 30 मीटर गया कोई ऑब्जेक्ट, चौथे सेकंड में 40 सेकंड गया कोई ऑब्जेक्ट, पांचवें सेकंड में 50 सेकंड गया कोई ऑब्जेक्ट, तो ऐसे करके यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, है ना, पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर, पांचवें सेकंड में 50 मीटर, ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, तो इसका ग्राफ यदि हम लोग इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन करें, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पैटर्न, तो वी विल से जो ग्राफ है वो किस में होगा? तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये कैसा होना चाहिए? तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पासिंग थ्रू, कैसा होना चाहिए? पासिंग थ्रू कैसा होना चाहिए बताइए ना? पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसा होना चाहिए? पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पर क्लियर है? किसी को कोई इशू है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन जो है वो एक तरह से हो रहा है आपका। उसके बाद क्या है? तो फिर से यहाँ पर हम लोग टाइम जो है वो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। टाइम जो है वो सेकंड्स में लेते हैं, वेलोसिटी आपको पता ही है मीटर पर सेकंड में लेते हैं, यहाँ पर ओरिजिन लिखते हैं। तो अब बताइए मुझे कि यदि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज करे, मतलब कि पहले सेकंड में वेलोसिटी किसी कार का 10 मीटर प्रति सेकंड था, दूसरे सेकंड में उसी कार का वेलोसिटी अब 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तीसरे सेकंड में यदि उसी कार की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? बताइए। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हर एक सेकंड, और वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो गई तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हर एक सेकंड क्या होते जाएगा? तो बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब कि क्लियर है ये बात कि यदि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना होगा किसका? यूनिफॉर्म मोशन का, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि पहले सेकंड में यदि वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड थी या 40 मीटर प्रति सेकंड थी, तो दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी 40 मीटर प्रति
प्रति सेकंड ही होना चाहिए, तभी ना इक्वल डिस्टेंस दोनों में कवर होगा। हर एक सेकंड में 40-40 मीटर डिस्टेंस कवर होगा, तीसरे में भी 40 मीटर प्रति सेकंड ही होना चाहिए। तो यदि इस प्रकार से हम लोग फिर से यदि ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करें, तो 1 2 3 4 5 ये सब सेकंड्स में, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ऐसे ऐसे करके 50, है ना। तो यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब दैट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। वो किसका होगा? यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कि आपको स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, तो वो क्या हो जाता? रेस्ट। वो क्या हो जाता? रेस्ट। तो इसीलिए एकदम ध्यान से देखना है परीक्षा में कि आपको जो वहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है। वाई एक्सिस पर यदि डिस्टेंस है और यदि वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? तो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर देगा। यदि वो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस जो है वो उस पर वेलोसिटी है और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल, सॉरी पैरेलल, हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन टू किसका होना चाहिए? तो एक्स एक्सिस का। तो यदि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो यूनिफॉर्म मोशन को। तीसरा सिचुएशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से जस्ट अपोजिट, मतलब कि हर एक टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो, है ना, डिस्टेंस जो है वो हमारे कवर होना चाहिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करना चाहें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो फिर से हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम रख दें सेकेंड, यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर क्या रख देते हो? तो डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें? तो मीटर्स में। तो ये फिर से सेकेंड्स 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 10 20 30, है ना, 40, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ते जाएगा, मान लीजिए 50 तक। अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि पहले सेकंड जो है वो ऑब्जेक्ट गया 10 मीटर, दूसरे सेकंड वो ऑब्जेक्ट चला गया 30 मीटर, तीसरे सेकंड वो ऑब्जेक्ट जो है वो चला गया 40 मीटर, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो मतलब पहले ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर गया, दूसरे सेकंड वो ऑब्जेक्ट चला गया कहाँ पर? तो 30 मीटर, तीसरे सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया? तो सपोज कीजिए 40 मीटर, अच्छा 40 ही है ना, 30 40 ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड, पॉइंट्स को जो है वो नीचे करते हैं। तो ये तीसरे सेकंड, दूसरे सेकंड यहाँ पर दूसरे सेकंड जो है वो कहाँ गया? तो 20 मीटर गया, दूसरे सेकंड जो है वो 20 मीटर गया, है ना, दूसरे सेकंड जो है वो, सॉरी, दूसरे सेकंड जो है वो कहाँ गया? 30 मीटर, तीसरे सेकंड कहाँ गया? वो 40 मीटर, तीसरे सेकंड कहाँ गया? वो 40 मीटर। तो इस प्रकार से यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर स्केल नहीं है फिक्स, तो आप देखेंगे कि ये एक कर्व लाइन होगा इस प्रकार से, है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इट विल बी अ कर्व लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैराबोला। मैथ्स में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोई भी कर्व लाइन इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन पर जो ओरिजिन से पास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पैराबोला हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है? तो अनइक्वल है। तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, यदि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि ओरिजिन है, यहाँ पर सेकेंड्स है, यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड है, तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो वो एक्सिलरेटेड हो सकता है, या तो वो रिटार्डेड हो सकता है। दोनों ही केस में नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक्सिलरेटेड मतलब क्या हो गया कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी यदि बढ़ रही है, जैसे इस केस में आप देखिए, इस केस में क्या हो रहा था कि पहले सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड गया, है ना, दूसरे सेकंड्स में फिर 40, सॉरी, इस वाले केस में नहीं, एक सेकंड में पहले में 10 मीटर प्रति सेकंड गया, दूसरे सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड गया, तीसरे सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड गया। तो ये क्या है? आपका एक्सिलरेटेड है, मतलब हर एक सेकंड आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। तो ये एक्सिलरेटेड भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सिलरेटेड होगा फिर भी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। या नहीं तो वो रिटार्डेड भी हो सकता है। मान लीजिए कि ब्रेक्स अप्लाई किए आप चलते हुए गाड़ी में, पहले सेकंड में जो है वो 2 मीटर खिसकते खिसकते गाड़ी, दूसरे सेकंड में 1 मीटर, है ना, 1.5 मीटर खिसकते खिसकते तीसरे सेकंड्स में जो है वो 0.5 मीटर खिसका और चौथे सेकंड में आकर रेस्ट पे रुक गया। तो यदि किसी भी प्रकार का इसमें मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो, यदि ये स्ट्रेट लाइन भी हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब कि हर एक टाइम में
सेम जो है वो क्या हो रहा है इसका, तो है ना, सेम जो है वो वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये वाला केस हो गया, पहला वाला ये वाला केस आपका, ठीक है। तो यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा फिर भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन इट विल बी अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड इन दैट केस आल्सो द ऑब्जेक्ट विल बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि ये ऐसे नहीं होकर, यदि ये ऐसे नहीं होकर, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी, ये ओरिजिन हो गया, यदि ये पैराबोला है, यदि ये कैसा है, पैराबोला है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, फिर भी ये क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यदि ये इस प्रकार से नहीं होकर, यदि ये टाइम है यहाँ ओरिजिन, यहाँ वेलोसिटी है, यदि ये नीचे की ओर है इस प्रकार से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है डाउनवर्ड स्लोप, ये क्या है आपका डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, क्या लिखते हैं डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भी एक तरह से क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया आपका। तो इस प्रकार से किसी भी केस में हम लोग देखें तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं कि फिर से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस्पेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले कि कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सिस रिप्रेजेंटेशन, तो डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, तो एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, तो एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्सिस रिप्रेजेंटेशन हम याद रखना है। दूसरा स्लोप इंटरप्रिटेशन, स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देता है, स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या देता है, तो एक्सेलरेशन, क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, वाई बाई एक्स दोनों में फॉर्मूला लगा के। दूसरा देखते हैं एरिया, ठीक है, तो इसका एरिया तो हम लोग एप्लीकेबल ही नहीं है, इसका एरिया निकालते थे तो हमें क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलता था, डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, यदि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें, एस्पेक्ट क्या बात करें, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कैसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। जबकि यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन होगा और इसमें वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ठीक है। ये कैसा होगा, है ना, ये कैसा होगा, तो आपका, है ना, हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए, और ये कहाँ पर लाई करना चाहिए आपका, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या लिखेंगे, पैरेलल टू क्या लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फिर यदि रेस्ट के लिए लिखना चाहें, किसके लिए लिखना चाहें, रेस्ट के लिए, तो रेस्ट के लिए होगा, तो ये होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, पैरेलल टू कौन सा एक्सिस बताइए ना, एक्स एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नहीं था हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला, है ना, ये वाला केस कि यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या देगा, तो आपका रेस्ट देगा। अब इसमें यदि हम लोग रेस्ट बोले तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, लेकिन इट विल लाई ऑन, ठीक है, कहां पर लाई करेगा, हॉरिजेंटल लाइन विच लाइज ऑन, ठीक है, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, क्योंकि इस केस में आपको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है वो ध्यान रखना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यदि हम लोग लिखें, क्या लिखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो ये क्या होगा, एक पैराबोला होगा, है ना, ये क्या होगा, एक पैराबोला होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में पैराबोला भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी हो सकता है, पासिंग थ्रू द क्या हो सकता है, ओरिजिन भी हो सकता है, ठीक है। या नहीं तो रिटार्डेशन के केस में डाउनवर्ड स्लोप भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोप भी हो सकता है, एसेट्रा कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। तो इतने सारे कंडीशंस जो है वो बेसिकली आपको ग्राफ में ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम्म। सर उसका ग्राफ का एग्जाम्पल पर बता दीजिए ना, जो यहाँ पे रेस्ट का बताए ना कि हम्म। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसका एक बार सर हम्म। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग पढ़े थे रेस्ट। तो रेस्ट मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है ना, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रुका हुआ है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर चल लिया और 10 मीटर पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब समय यदि 1:02 से लेकर 2:02 हो गया, फिर भी 10 मीटर पे ही अटका हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको पता है कि वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है वो टाइम लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर है लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, 1:02 से अब 2:02 हो गया, टाइम बढ़ गया, 2:02 से 3:02, 4:02, 5:02, लेकिन वो 10 मीटर का 10 मीटर पे ही अटका हुआ है, तो इसका मतलब उसका लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 बजे हम देखें तो 1 बजे वो इस पॉइंट पर था, फिर देखें 2 बजे, 2 बजे भी वो 10 मीटर पे ही था, फिर देखें 3 बजे, फिर वो 10 मीटर पे ही था, फिर देखें 4 बजे तो फिर वो 10 मीटर पे ही था, फिर देखें 5 बजे तो फिर वो 10 मीटर। ऐसे करके उसका जो है वो पॉइंट फिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि सारे पॉइंट्स को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसीलिए रेस्ट के केस में कि इफ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, है ना, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यदि दिखाता है तो वो कैसा होगा, तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं है। वेलोसिटी हमें यदि रेस्ट है तो इसका मतलब वेलोसिटी उस केस में कितना होना चाहिए बताइए ना, जीरो, है ना। वेलोसिटी यदि जीरो नहीं होगी, कुछ भी वेलोसिटी से यदि वो मूव करेगा, आधा किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 2 मीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, इस प्रकार कुछ भी यदि मूव करेगा वो, तो उसका वो रेस्ट में थोड़ी हुआ, इसका मतलब वो मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को जीरो दिखाना है। जीरो कैसे दिखाएंगे, तो जीरो मतलब हो गया कि कोई भी पॉइंट ऊपर जाना ही नहीं चाहिए वाई एक्सिस का वैल्यू दिखाने के लिए। वो सारे पॉइंट्स कहां पर लाई करने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि वो किस में है, तो रेस्ट में। क्लियर है, क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर। क्लियर है। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो लास्ट टॉपिक था हमारा मोशन का, एक बार फिर से हम लोग देख ही लेते हैं उसको। हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए, सर्कुलर मोशन में कोई कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म का होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या हो रही है, तो चेंज हो रही है। कैसे, तो हम लोग इसको देखे थे कि यदि एक स्टोन है ना, और वो ओरिजिन से हम लोग उसको एक थ्रेड से बांध कर यदि हम लोग उसको घुमा रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ पर, इस प्रकार से, तो यदि हम सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो अलग अलग होगी। स्पीड सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इसकी अलग अलग हो जाएगी। कैसे वेलोसिटी अलग अलग होगी, कि यदि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट, इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट पर यदि हमें अलग डायरेक्शन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सारे पॉइंट्स का टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो टेंजेंशियल हमारा डायरेक्शन है, टेंजेंशियल जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या होगा, तो डिफरेंट होगा अलग अलग पॉइंट्स पर, है ना। जितने भी पॉइंट्स पर हम लोग लेंगे, सारे पॉइंट्स पर टेंजेंशियल डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होता है इसका, और डायरेक्शन भी होता है इसका। मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो यदि इसका डायरेक्शन डिफरेंट है अलग अलग पॉइंट पर, तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी यदि चेंज करता है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट शैल बी इन अ एक्सिलरेटेड मोशन। ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, तो एक्सिलरेटेड मोशन में आ जाएगा वो, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड नहीं है, इट विल बी ओनली एक्सिलरेटेड मोशन। और यदि एक्सिलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट शैल बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि यदि यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है किसी भी तरीके से, या तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इस ग्राफ में, या तो पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, किसी भी प्रकार से यदि ये वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसका मतलब कि वो किस में होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कितना जो है वो इसका वो है, कितना ये वेलोसिटी है इसका, वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, टोटल इसका जो है वो फॉर्मूला। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और फिर घूम फिर के जो है वो ए ही पॉइंट पर आ गया, तो इसकी वेलोसिटी हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम। यदि मान लीजिए कुछ भी लगा एक्स, तो वेलोसिटी उसकी कितनी मानी जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी। फिर से यदि वो ए से बी तक गया,
तो ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट जो है वो बेसिकली हमें ध्यान रखना है। सर्कुलर मोशन में बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सर्कुलर मोशन से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको याद रखना है टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। वो कैसा मोशन होगा, तो याद रखना है वो कैसा मोशन होगा, तो एक्सिलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बच रहा था, है ना, फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, वो जो है वो हम लोग अब समाप्त कर लिए। अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। क्या नाम है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन समझने से पहले हमें तीन चार चीजें जो है वो पिछले चैप्टर्स की जो है वो एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। और वो रिकॉल करने में हम लोग क्या सब देखे थे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। उससे पहले हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज और पढ़े। क्या सब पढ़े, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी बोलते हैं। रेट मतलब देखे थे समथिंग डिवाइडेड बाई टाइम गिव्स इट्स रेट्स, गिव्स इट रेट। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। फिर उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस होता है, और s इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इतना सारा फॉर्मूलाज जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग सवाल भी जो है वो एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे क्या चीज, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये फोर्स क्या होता है, फोर्स किसको बोलते हैं। तो क्लास 6 और क्लास 7 की जो आपकी एनसीईआरटी है, साथ ही साथ क्लास 8 की एनसीईआरटी है, तीनों में इस फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के ऊपर यदि कोई पुश या पुल लगता है, ठीक है, पुश या पुल लगता है, तो इस पुश या पुल को ही क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोर्स। लेकिन ये सटीक डिफिनीशन नहीं है, जबकि नाइन्थ और क्लास 11th में इसको थोड़ा ब्रॉड डिफाइन किया गया है। कैसे किया गया है कि वेनेवर, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ठीक है, कॉज अप्लाइज ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज, कैसा कॉज होगा ये, एक्सटर्नल, इंट्रिंजिक नहीं होगा, एक्सट्रिंजिक होगा। कोई भी एक एक्सटर्नल कॉज जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट जो है वो चेंज हो जाए। बेसिकली स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, स्टेट ऑफ मोशन नहीं लिखते, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, कि स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो उसका चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, उसका चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोर्स। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया कि यदि हम इसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल कॉज लगाएं, एक्सटर्नल कॉज कुछ भी हो सकता है, एक फोर्स हो सकता है, डेलिब्रेट फोर्स हो सकता है, अनडेलिब्रेट फोर्स हो सकता है। मतलब कि सपोज कीजिए कि ये एक टीन का डब्बा था, इसको हमें उठाकर मूव करना था, तो ये डेलिब्रेट फोर्स हो गया। अनडेलिब्रेट फोर्स क्या हो गया कि आप बैठे हुए हैं, पता नहीं कहीं से गाड़ी आया और टक्कर मार दिया, वो अनडेलिब्रेट फोर्स हुआ। तो दोनों ही जो है वो क्या हो गया, तो एक्सटर्नल कॉज है। तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल कॉज जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो क्या हो जाए, तो बदल जाए, तो ऐसे एक्सटर्नल कॉज को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। एक डेफिनेशन तो ये दिया हुआ है क्लास 9th में। एक डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, विच आइदर ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट इन द मोशन और ट्राइज टू ब्रिंग इट, ठीक है, क्या कि वो या तो ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आता है, या नहीं तो ट्राई करता है मोशन में लाने के लिए, ठीक है, ट्राइज टू ब्रिंग इट इन द मोशन, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो मिला जुला के यदि हम लोग देखें, तो कहने का तात्पर्य सबका वही है कि फोर्स एक एक्सटर्नल क्या है, तो कोई भी कारण है जिसके वजह से उसके ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है वो अभी हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये क्या देखते हैं कि फोर्स का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या चीज, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इस वीडियो में फिर से जो है वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का एसआई यूनिट जो है होता है वो केजी, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्योंकि ये न्यूटन साहब ने जो है वो डिस्कवर किया था, तो इसीलिए आइजैक न्यूटन सर के, ठीक है सर, आइजैक न्यूटन सर के जो है वो मतलब बेसिकली जो है वो उनको जो है वो एक तरह से ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम लोग फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रखते हैं, तो न्यूटन रखते हैं, ठीक है। तो फोर्स के केस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है अभी तक, कि फोर्स जो है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। दूसरा कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का अर्थ मतलब कि पहले ही क्लास में हम लोग देखे थे कि फोर्स में क्या होगा आपका, इसका एक कोई
वैल्यू होगा, वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और इसका कोई क्या होगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। यदि कोई टीन का बॉक्स है तो इस टीन के बॉक्स में जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। हम इसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, हम इसको धक्का दे सकते हैं, हम इसको ऊपर उछाल सकते हैं, नीचे पटक सकते हैं, कहीं भी त्रिकोणीय एंगल में फेंक सकते हैं। तो उसका क्या डायरेक्शन लग रहा है फोर्स का, है ना। तो इसीलिए फोर्स में और कितना लग रहा है, दोनों फोर्स में जो है वो हम लोग मेजर करते हैं। तो देयरफॉर फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या हम लोग देखें, तो इसका एसआई यूनिट क्या है आपका, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। अच्छा हाँ, एक और चीज हम लोग देखे थे कि सीजीएस यूनिट में, यदि सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, हम लोग एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट में, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर्स में नहीं होता है, मीटर्स में होता है। जो ग्राम है आपका, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द मास, वो ग्राम में नहीं होता है, किलोग्राम में होता है। सेकेंड्स जो है वो कॉमन है। तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है वो कितना होता है, डाइन, कितना होता है, डाइन। और एक न्यूटन याद रखना है बराबर कितना होता है, 10,000 डाइन। कितना होता है, 10,000, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ, पांच पांच मतलब हो गया कितना, तो 1 लाख। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, हाँ ठीक है। तो कितना होता है, 1 लाख डाइन, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 लाख डाइन। तो ये सब बेसिकली जो है वो हमें फोर्स के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए कि हम लोग जब डेफिनेशन इसका समझ रहे थे फोर्स का, तो उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि किसी भी प्रकार से इसको डिफाइन करो। कहने का मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से उसका स्टेट जो है वो चेंज होता है। तो ये स्टेट क्या है, इसको हम लोग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम लोग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यदि हम लोग स्टेट लिखते हैं, तो उस स्टेट में बेसिकली हम लोग उसका 4 चीज स्टडी करते हैं। पहला केस क्या है कि यदि वो रेस्ट में था और फोर्स लगाए तो किस में आ गया, मोशन में आ गया। दूसरा केस क्या है कि यदि वो मोशन में था, फोर्स लगाए तो धीरे धीरे करके ये रेस्ट में आ गया, या अचानक से रेस्ट में आ गया। तो ये हो गया क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट केस, ठीक है, स्टेट का, कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, बॉल रुका हुआ था ऐसे ही, पैर से मार दिए उसको तो वो मोशन में आ गया, पैर से मार दिए, दूसरा प्लेयर जो है उसको क्या किया, अपने पैर से दबा के रोक लिया। तो ये हो गया पहला केस स्टेट का। दूसरा क्या हो सकता है कि ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था और फोर्स लगाएं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या हो गया कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर गई उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर गई, तो इंक्रीज कर गई। तो ये दूसरा कंडीशन हो सकता है कि चेंज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है, तो चेंज द स्पीड, या तो क्या कर दिया कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया, तो चेंज कर दिया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है ना, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थवार्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं कि मूव कर रहा था, और उसको फोर्स लगाएं और उसको हम लोग जो है वो दूसरे ईस्टवार्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं कि क्या कर दिए, तो मोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो गया कि चेंज इन डायरेक्शन, ये भी स्टेट है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का, है ना। स्टेट हो गया उस ऑब्जेक्ट का कि मोशन जो है वो, फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और लास्ट कंडीशन, जो फोर्थ कंडीशन होता है, वो क्या होता है कि उसके शेप या साइज में जो है वो बदलाव ला सकता है फोर्स, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग, है ना, क्या होता है, तो हमारे पास होता है क्या चीज, तो जैसे फोम है ना, फॉर एग्जांपल फोम। तो फोम को हम लोग दबाते हैं तो जितना इसमें एयर पार्टिकल्स होता है वो सारा स्क्वीज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे ही इसको हम लोग फोर्स हटाते हैं इसके ऊपर से, तो फिर से वो अपना शेप जो है वो रीगेन कर लेता है। तो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, है ना, इसको चेंज कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट। तो जब भी कोई एक्सटर्नल कॉज किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे और इन सब में से किसी भी चीज में आपको बदलाव देखने को मिले, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बदलाव विजिबल हो सकता है कि आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएं, या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और ये इनमें से कोई भी बदलाव ना देखने को मिले। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखे थे कि एक दीवार के ऊपर हम कितना भी धक्का लगाएं, है ना, कितना भी उसको फोर्स लगाएं, अकेले हो सकता है कि हम उस दीवार को हिला भी ना पाए। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, वो फोर्स इसलिए नहीं मूव हो रहा है क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है। वो कौन सा फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो उसके बारे में अभी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो इतना सारा पॉइंट्स जो है वो बेसिकली हमें समझना है। अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है किसका, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। किसका कॉन्सेप्ट निकलता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेसिकली, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखे थे, है ना। एक गेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टग ऑफ वॉर, है ना। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, कुछ पार्टीज इस तरफ होते हैं, है ना, 3 पार्टी हैं, मान लेते हैं राम श्याम मोहन ABC कुछ भी। कुछ पार्टीज इस तरफ होते हैं, है ना, DEF, ठीक है ना। तो और इन इन सभी के पास क्या होता है, इस प्रकार से एक रस्सी होता है, ठीक है। अब कुछ रस्सी इस तरफ, कुछ लोग इस तरफ खींच रहे होते हैं, कुछ लोग इस तरफ खींच रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टग ऑफ वॉर। अब यदि टग ऑफ वॉर में दोनों तरफ का पार्टी, इस तरफ का पार्टी भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है और इस तरफ का पार्टी भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है रस्सा को, तो हम लोग बोलेंगे कि सर ना इस तरफ है ना, ना DEF के तरफ मूवमेंट होगा
और ना ही एबीसी की तरफ मूवमेंट होगा। इसका मतलब कि फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 300 न्यूटन माइनस क्या हो जाएगा दूसरा, है ना, 300 न्यूटन, मतलब टोटल इफेक्टिव फोर्स जो है वो जीरो हो गया। इसका मतलब कि नो मोशन शैल बी सीन इन दिस केस। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बैलेंस्ड फोर्सेस। कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ टू इक्वल फोर्सेस एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो रहा है कि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और दोनों किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट। एक डीईएफ के डायरेक्शन में लग रहा है जबकि एक एबीसी के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को, सच फोर्सेस आर सेड टू बी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। जबकि मान लेते हैं कि डीईएफ की तरफ कोई एक हिस्ट पुस्ट बंदा आ गया और वो अब 300 के बजाय 400 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा। तो इफेक्टिव फोर्स यदि अब हम लोग देखें तो 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स ज्यादा हो गया टुवर्ड्स किस तरफ, तो डीईएफ के तरफ। तो कभी भी ऐसा फोर्स यदि लगे, टू अनइक्वल फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स, यदि वो क्या हो तो, है ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो तो डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, तो एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेते हैं, है ना। एस्पेक्ट मान लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये सब एनसीईआरटी में है, क्लास 9th और 11th दोनों में है। तो ये एस्पेक्ट मतलब क्या हो गया कि नेचर ऑफ फोर्स, यदि हम लोग लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स। तो बैलेंस फोर्सेस में क्या होगा कि दो इक्वल फोर्स लगेंगे, टू इक्वल फोर्सेस, है ना, दो इक्वल फोर्स लगेगा, टू इक्वल फोर्स इन किस में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। किस में लगेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, टू अनइक्वल फोर्स लगेंगे। ठीक है, टू अनइक्वल फोर्स लगेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा। टू अनइक्वल फोर्सेस लगेंगे और ये भी किस में लगेंगे, तो इन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। किस में लगेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो ऊपर से ही क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों में केस में क्या होगा, इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए ना, अनइक्वल। ठीक है, क्या होगा, अनइक्वल। उसके बाद नेट फोर्स, नेट फोर्स तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए ना, जीरो। इसमें नेट फोर्स जो है वो नॉट जीरो, नहीं जीरो नहीं होगा, है ना। किस तरफ होगा, विल, है ना, बट इट विल बी, ठीक है, इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ, किस तरफ होगा, इट विल बी इन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सच फोर्स, इस फोर्स की तरफ मोशन होगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बताइए ना, ज्यादा होगा। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज क्या लिखेंगे, तो ग्रेटर, हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर। ठीक है, बस समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो है वो इसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा नहीं है। उसके अलावा बताइए कि दोनों में से किस में एक्सेलरेशन होगा, तो इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स में नो एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, और लास्ट में क्या इसमें कोई स्टेट में बदलाव होगा, तो इसमें कोई स्टेट में बदलाव नहीं होगा, जबकि इस वाले में स्टेट में बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, तो हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कुछ एग्जांपल हो गया, है ना। बहुत सारे इसमें एनसीईआरटी में जो है वो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो सब जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो बेसिकली ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि एक 8,000 किलो का इंजन है, ये हम लोग पिछले बार भी सॉल्व किए थे, है ना, कि एक इंजन है इस प्रकार से, रेलगाड़ी है, ठीक है, और इसके पीछे ये, है ना, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी का इंजन है और ये कितना है, तो 8,000 किलो का है। कितने का है, 8,000 किलो इसका मास है। ठीक है, और ये 5 वैगन को पुल कर रहा है। ठीक है, कितने वैगन्स को पुल कर रहा है, 5 वैगन्स को पुल कर रहा है अपने पीछे। ठीक है, अपने पीछे पटरी पे, ठीक है, 5 वैगन्स को पुल कर रहा है इस प्रकार से, और सभी वैगन्स का वजन जो है वो कितना दिया हुआ है, 2,000 किलोग्राम। ठीक है, ऑन अ हॉरिजेंटल ट्रैक, मतलब आगे इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अब ये इंजन जो है ये कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स यदि ये लगा रहा है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। अब क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो ट्रैक और इसके चक्कों के बीच में घर्षण होगा, तो घर्षण होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन का। तो क्या बोल रहा है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स। आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब केजी वेजी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ देखना है कि ये 4,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 40,000 सॉरी, है ना, और उसके अपोजिट में 5,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब 35,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इंजन जो है वो क्या कर रही है, तो फोर्स लगा रही है। तो इस प्रकार से जो है वो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, है ना, इनर्सिया।
क्या बोलते हैं, इनर्सिया। अब यहीं से हम लोग जो है वो लॉज ऑफ मोशन की तरफ जो है वो घुसना शुरू कर देंगे, है ना। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं उसको। इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टू मेंटेन इट्स पोजीशन, टू मेंटेन इट्स किसका, टू मेंटेन इट्स स्टेट, ठीक है, ऑब्लिक पोजीशन, अपने ओरिजिनल स्टेट या पोजीशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी ही हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है कि हम ऑब्जेक्ट को मूव करते रहें, है ना, मोशन में ही रहें वो ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल है, टेंडेंसी है कि क्या चीज की, वो नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में ही मूव करते रहे। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट या पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो ये इनर्शिया जो है वो कितने तरह का हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है, और तीसरा इनर्शिया ऑफ क्या हो सकता है, बताइए ना, डायरेक्शन हो सकता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में चाहेगा रहना, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में चाहेगा रहना, और कोई ऑब्जेक्ट यदि अभी देखें कि नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में है तो चाहेगा कि वो हम उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करें। इसका बहुत सारा कॉमन एग्जांपल्स हम लोग देखने को मिलते हैं। जैसे एक कारपेट है, कारपेट बहुत सारा धूल है, धूल के पार्टिकल्स इस पे चिपके हुए हैं। हम क्या किए कि इस कारपेट को, है ना, स्टिक से, है ना, स्टिक से बीट करना शुरू कर दिए, पीटना शुरू कर दिए। तो आप देखेंगे कि ये धूल के कण जो है वो इसमें से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये धूल के कण जो है वो कारपेट से क्या है, तो चिपके हुए हैं। जब हम इसको स्टिक से, है ना, पटापट जो है वो पीटना शुरू किए, तो क्या हो गया कि इसके कारपेट के सरफेस पे मोशन हो गया। कारपेट का सरफेस पहले रेस्ट में था, अब जब सही पीटना शुरू किए तो कारपेट कारपेट के सरफेस में मोशन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन जो धूल के कण है वो अभी भी चाह रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है रेस्ट का उसको मेंटेन रखें। तो कारपेट का सरफेस जो है वो ऊपर नीचे मूव कर गया, लेकिन धूल का कण जो है वो मूव नहीं कर पाया, तो वो कारपेट के सरफेस से अलग हो गया। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा नॉर्मल कंडीशन हम लोग देखते हैं कि पेड़ होता है, उससे पत्ते जो है वो जुड़े होते हैं, है ना, इस प्रकार से ये पत्ते जो है वो हवा तेज चलती है, तो ये अभी क्या था कि इसमें रेस्ट में था। अब जैसे ही हवा तेज चली तो ये पत्ते क्या हो गए कि पत्ते जो है वो ब्रांचेस के साथ मूव करने चाहिए थे, तो जो मूव कर गया वो टूट कर अलग नहीं हुआ, जो नहीं मूव किया वो रेस्ट में ही रहना चाहा, तो ब्रांच जो है वो कहीं और निकल गया और पत्ता जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने के चक्कर में गिर गया, है ना। तो ये सब बेसिकली जो है वो क्या होता है, तो इनर्सिया, है ना, इनर्सिया। तो इनर्सिया को हम लोग देख सकते हैं किस किस टाइप में, इनर्सिया ऑफ रेस्ट हो सकता है ना, इनर्सिया ऑफ क्या हो सकता है, तो मोशन हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, तो इनर्सिया ऑफ क्या हो सकता है, तो डायरेक्शन हो सकता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेसिस्टेंस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, रेसिस्टेंस दिखाएगा टू चेंज, ठीक है, टू चेंज। उसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में दिखाएगा, मोशन में ही रहेगा, इसमें भी ये रेसिस्टेंस दिखाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी उसमें जो है वो रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कुछ और एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि यदि बस बस जो है वो सडनली स्टार्ट होती है तो पैसेंजर्स जो है वो पीछे की तरफ लीन कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि बस है ना, इस प्रकार से ये बस है। अब बस में जो सीट लगा हुआ है उस पर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, तो बस रेस्ट में है तो इसका मतलब पैसेंजर भी रेस्ट में है। अब जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करना चाहेगी, ना मूव करेगी, तो पैसेंजर अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो इसीलिए वो अपने पोजीशन से पीछे की ओर जो है वो क्या हो जाता है, पुश हो जाता है। दूसरा, मोशन में क्या होता है कि यही बस यदि चल रही है ना, यही बस यदि मूव कर रही है और पैसेंजर आराम से बैठा हुआ सीनिक ब्यूटी एंजॉय कर रहा है, लेकिन अचानक से एक जो है वो कोई जानवर आ गया सामने में और बस का ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो ये पैसेंजर क्या होता है, आगे की तरफ जो है वो क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, आगे की तरफ लीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि पैसेंजर और बस दोनों ही मोशन में थी, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुए तो बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन पैसेंजर की बॉडी जो है वो अभी भी मोशन को कंटिन्यू कर रही है, और इसलिए वजह से वो क्या हो गया, तो आगे की तरफ लीन हो गया। तो ये सब बेसिकली जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या हो गया कि आप देखें कि यदि एक बहुत ज्यादा सर्कुलर पाथ पे, स्पेशली यदि आप लोग हिल्स वगैरह पे गए होंगे, है ना, गाड़ी वाड़ी चलाए होंगे, बाइक वाइक ड्राइव किए होंगे, तो आप देखे होंगे कि यदि हम लोग किसी भी सर्कुलर बहुत एकदम शार्प शार्प यू टर्न पे या फिर स्टीप टर्न पे यदि हम लोग टर्न करना चाहते हैं, तो हम लोग टर्न करने के बजाय जो है ना कोना कोना इस प्रकार से दूर चले जाते हैं वहां से, ठीक है, यदि हमारा स्पीड ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट पहले स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही थी, अब हम लोग टर्न लेना चाह रहे हैं,
तो टर्न जैसे ही लेना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा, तो टर्न लेने में हमें बहुत स्पीड स्लो करके एकदम जो है वो हैंडल को मूव करना पड़ता है साइड वाइज, नहीं तो हम लोग जो है वो फेंका जाएंगे। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो एग्जांपल्स हैं, है ना, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया के। इस प्रकार से जो है वो आपको इनर्शिया बेसिकली समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, जब स्टार्ट करने से पहले, मतलब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करने से पहले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास। मास के बारे में भी हम लोगों ने काफी डेप्थ में पढ़ा है ना। मास क्या होता है बेसिकली, कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और मैटर नहीं, ये तो टेक्निकली गलत हो गया, और मैटर तो कुछ होगा नहीं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी में कितना मैटर जो है, मतलब कितना पदार्थ जो है वो बेसिकली प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया, कि ये मैटर जो है, मैटर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके वजन को हम लोग क्या नाम देते हैं जनरली, तो मास। मतलब कि मास जो है कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, कांस्टेंट रहता है। यदि उसको हम लोग काट दें, तोड़ दें, है ना, गला दें, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। मास कैसा क्वांटिटी है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना मैटर है, तो ऐसा हम लोग थोड़ी बोलेंगे नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में मैटर कंटेंट है, साउथ वार्ड नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मास को हम लोग जो है वो स्केलर क्वांटिटी के रूप में नापते हैं, ये एक कांस्टेंट यूनिट है, और इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ मास जो है वो कितना होता है, बताइए ना, आप लोग को पता है क्या होता है, किलोग्राम, इसको हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी, ठीक है। तो मास जो है वो हम लोग देखे हैं कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट वेयर वेट चेंजेस, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब हम लोग तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कि ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली जो है वो ये क्या होता है, तो मास चेंज नहीं करता है, वेट जो है वो चेंज करता है, ठीक है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक तरह से फिर से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू, ठीक है, क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोशिश करता है, ट्राइज टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन में कंटिन्यू करने का, मेंटेन करने का प्रयास करता है, ट्राइज टू मेंटेन, है ना, इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने का, अनटिल एंड अनलेस, कब तक, ठीक है, जब तक, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस, जब तक एनी एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग इनर्शिया का केस देख रहे थे, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत ही ये हम लोग समझ पाते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमें किसका डिफिनीशन मिलता है, इनर्शिया का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमें किसका डेफिनेशन मिलता है, तो इनर्शिया का। तो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग को जो है वो क्या करना है, तो ध्यान रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली इतना ही है, और ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। तो इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी ऊपर जो है वो डेप्थ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब हमें आगे पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एनसीईआरटी एक टॉपिक पढ़ाती है जिसका नाम क्या है, तो मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या चीज, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना जो है वो गति है, उसमें मोशन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन, आई मीन मोमेंटम। मतलब कहने का अर्थ कि सपोज कीजिए कि एक क्रिकेटर है, क्या है, एक क्रिकेटर है, मतलब बैटर है, ठीक है, बैटर है, बैट्समैन नहीं बोलेंगे क्योंकि अब जो है वो हम लोग जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करते हैं, तो नो बैट्समैन, बिकॉज ठीक है अब वुमेन क्रिकेट भी काफी फेमस हो गया है, तो वी विल से बैटर। तो यदि कोई एक बैटर है और यदि वो बैटर पिच पे, इस प्रकार से मान लेते हैं कि आपका पिच है, इधर विकेट है, 3 विकेट, इधर 3 विकेट है, और यहाँ पर एक बैटर है,
ये बैटर यदि क्या किया कि बॉल को हिट किया, बॉल आया इधर से इस डायरेक्शन से और बॉल को हिट किया है ना इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक फील्डर है, यहाँ पर एक फील्डर है। अब वो बॉल को देख रहा है ना कि बॉल जो है वो कहाँ जा रहा है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा है, और वो बॉल के साथ दौड़ा 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 दौड़ा, पीछे 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 दौड़ा दौड़ा, है ना। और क्या हुआ कि बॉल को वो रोक नहीं पाया, लेकिन आप कई बार देखे होंगे कि वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके और जो फेंसिंग होता है उससे जाके टकरा गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फील्डर था वो अपने मोमेंटम को कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब कि उसके बॉडी में जो मोशन थी, क्वांटिटी ऑफ मोशन, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को वो अचानक रेस्ट में नहीं ला पाया। इसीलिए वो क्या हुआ कि जो फेंसिंग है उससे जाकर टकरा गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। सिमिलरली एक और सिचुएशन यदि हो सकता है कि यदि कोई बैटर है, बॉलर ने क्या किया, है ना, बॉलर ने क्या किया कि बॉल डाला, और बैटर जो है वो बॉल उस तक पहुंचने से पहले उसने क्या किया कि बैट घुमा दिया। बैट घुमा दिया तो बॉल डायरेक्ट जाकर कहां लगा, तो उसके विकेट पर, और वो क्या हो गया, आउट हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ कि बैटर जो है वो बॉल के मोमेंटम को क्या कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया कि कितने क्वांटिटी ऑफ मोशन से कोई ऑब्जेक्ट, बेसिकली बॉल, उसके तरफ आ रहा है, और टाइमिंग जो है उसका सही नहीं बैठा। तो इस प्रकार से हम लोग मोमेंटम को डिफाइन करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में कितना मोशन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मास है ना, और प्लस उस ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोमेंटम। तो P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारा m इंटू भी, जहां पर m जो है वो आपका क्या है, तो मास है, और v जो है वो आपका क्या है, तो आपका वेलोसिटी है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, केजी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं। अब क्योंकि मोमेंटम में एक वेक्टर टर्म हमारा जो है वो वेलोसिटी भी इंक्लूडेड है, और वेलोसिटी जो है वो कौन सा टर्म है, वेक्टर, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब कि जो मोमेंटम होगा वो भी कौन सा क्वांटिटी होगा, बताइए ना, वो भी कैसा क्वांटिटी होगा, तो वो भी आपका कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये बात जो है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मोमेंटम के बारे में हमें ध्यान रखना है ना। अब मोमेंटम से रिलेटेड, है ना, कुछ कुछ जो है वो सिचुएशंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। क्या सिचुएशन दिया हुआ है, एक दो सिचुएशंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक ट्रक है, ठीक है, एक क्या है, एक ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक का वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका मास जो है वो मतलब एम मान लेते हैं। दूसरा क्या है, तो एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है, इसका भी वेलोसिटी क्या है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मास जो है वो हम एम डैश मान लेते हैं। अब एनसीईआरटी जो है वो पूछ रही है, बेसिकली एनसीईआरटी तो एक्सपेरिमेंटल बुक है, मतलब ये जो है वो बच्चों को थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के साथ कराती है। तो एनसीईआरटी पूछ रही है कि बताओ यदि वेलोसिटी दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट का सेम है, तो आप किस ऑब्जेक्ट के सामने में खड़े होना पसंद करेंगे। ऑब्वियस बात है, हम लोग क्या बोलेंगे कि सर बॉल के सामने में खड़े होना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मास बॉल का बहुत कम होगा। तो यदि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यदि मेरे से टकराता भी है, तो जो डैमेज होगा वो कम होगा। यदि ट्रक के सामने में खड़े हो जाएंगे तो फिर तो समाप्ति हो जाएंगे, है ना, खेला खत्म। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ट्रक यदि P इज इक्वल्स टू एम भी में हम लोग P इज इक्वल्स टू एम इंटू 40 पुट करें, तो यहां पर इसका मास जो है वो ट्रक का एक्सेप्शनली हाई है इन कंपैरिजन टू P डैश बराबर एम डैश इंटू भी में। यहां पर एम डैश जो है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब बिकॉज एम इज ग्रेटर देन एम डैश, तो देयर फोर P विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर देन P डैश इफ द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। वेलोसिटी दोनों की ही कितनी है, 40 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब कि जो कितना डैमेज होगा वो भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को निकालकर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनरली मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंटम के जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब मोमेंटम को और ज्यादा, है ना, डेप्थ में पढ़ने के लिए हमें दो और टर्म समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम, और दूसरा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइनल मोमेंटम। ये दो टर्म्स जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है और फाइनल मोमेंटम क्या होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि एक कार है, ठीक है, और इस कार का जो वजन है, मास है, वो कितना है, तो 1000 किलोग्राम।
ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी एकदम मस्ती में ड्राइवर चला रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, थोड़ा तेजी है, 10 मीटर पर सेकंड, कोई स्लो नहीं है। ठीक है। और अब क्या हुआ कि इसने एक्सेलरेटर पर पैर रखा, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई यदि हम लोग लिखें तो इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग देख चुके हैं ऊपर वाले पिछले वाले क्लास में। तो मास हो गया हमारा 1000 किलोग्राम इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड की, है ना, तो इसका मतलब 10,000 kg मीटर प्रति सेकंड जो है वो हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम। यदि हम लोग इसी कार का यदि हम लोग पी भी मतलब फाइनल मोमेंटम निकालना चाहें तो फिर से लिखेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, पी भी इज इक्वल्स टू मास, तो मास मतलब 1000 किलोग्राम मतलब और गुना फाइनल वेलोसिटी मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया, मतलब 50,000 kg मीटर पर सेकंड। तो ये ऐसे करके आप लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो एक तरह से निकाल सकते हैं। निकालने से फायदा क्या होगा, फायदा होगा अभी हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। लेकिन वो निकालने से पहले कुछ और एनसीईआरटी के प्रश्नों का आपको जवाब देना है जो कि बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न क्या है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट का मास है, वेलोसिटी भी है, और इन दोनों को यदि हम लोग क्या किए तो डबल कर दिए, क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो उस ऑब्जेक्ट के पी मतलब क्या बोलते हैं, मोमेंटम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मोमेंटम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, तो बताइए। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम भी, बताइए कैलकुलेट करके क्या होगा, मोमेंटम कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, मोमेंटम कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, मोमेंटम कितना, फाइव सब लोग टाइम्स, चले गए फाइव क्या, टाइम्स, डबल फाइव बढ़ टाइम्स, जाएगा। डबल बढ़ जाएगा, श्योर है, फाइव। कितना टाइम्स बढ़ेगा, मास जो है पहले m था, अब मास हो गया 2m, और वेलोसिटी पहले v थी, अब हो गया 2v। तो फोर पहले टाइम्स। मोमेंटम था, फोर हाँ टाइम्स 4 टाइम्स, बढ़ेगा पहले क्या? हाँ पहले क्या था, मोमेंटम m इंटू भी। अब मोमेंटम p डैश यदि इसको लिखें तो हम लोग 2m इंटू टू भी लिखें, तो टू टू कॉमन इधर आ गया और मल्टीप्लाई कर दिए एम भी से, मतलब 4mv हो गया। तो पहला एम भी था, अब उसका 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि दूसरा सिचुएशन हम लोग कंसिडर करें जो एनसीईआरटी में है कि मास को हम लोग कर दिए डबल और वेलोसिटी को कर दिए हाफ, वेलोसिटी को कर दिए हाफ, अब क्या बदलाव होगा बताइए, कोई अब नो चेंज क्या चेंज। नहीं बदलाव होगा होगा, सर। क्या होगा, नो नो चेंज। चेंज। वेरी गुड, ठीक है, नो चेंज, आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों हुआ। तो P इज इक्वल्स टू एम भी था पहले, अब P डैश इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2m इंटू 1/2 भी, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो मतलब एम भी का एम भी ही रह गया दोनों केस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो नो चेंज। तो इस प्रकार से बेसिकली जो है वो है ना, कुछ कुछ है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर है ना कंटिन्यू करते हैं, एक बीच में एक क्वेश्चन आ गया था, चेंज इन मोमेंटम जो है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऊपर कार वाले केस में देखे थे, है ना, यहाँ पर यदि हम लोग कार वाला केस जो हम लोग देख रहे थे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल फाइनल मोमेंटम में, तो चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन पोजीशन, ये सब हमेशा चेंज मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो मतलब कि फाइनल मोमेंटम पीवी में से यदि इनिशियल मोमेंटम पी आई को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम यदि हम लोग को लिखना हो तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, फिजिक्स में डेल्टा मतलब लिखें, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज, और पी लगा दिए तो चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा यदि भी लिख दिए तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, डेल्टा लगा दिए मतलब चेंज, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या चीज, तो पी है ना, पी फाइनल, पी एफ क्या लिखे थे, पी पी क्या लिखे थे ऊपर, पी भी लिखे थे, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं पी भी मतलब फाइनल माइनस पी आई इनिशियल, है ना। तो पी भी जो है वो आपका कितना था, पी भी जो है वो हमारा था, है ना, 50,000 kg मीटर प्रति सेकंड और माइनस 10,000, ठीक है। तो 50,000 kg मीटर प्रति सेकंड, 50,000 kg मीटर प्रति सेकंड माइनस क्या लिख सकते हैं कि 10,000 kg मीटर प्रति सेकंड, 10,000 kg मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम होगा हमारा 40,000 है ना kg मीटर प्रति सेकंड। ये निकालने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसका मतलब यह है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पीवी माइनस पी आई, वेर पीवी इज फाइनल मोमेंटम, पीवी क्या है, फाइनल मोमेंटम है, और पी आई क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अब देखते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ, यहीं से जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ का जेनेसिस होता है, ठीक है। न्यूटन क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन क्या बोलते हैं, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड,
टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ये है आपका क्या चीज, तो न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे, क्या बोल रहा है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, चेंज इन मोमेंटम है हमारा डेल्टा पी, तो डेल्टा पी मतलब पी भी माइनस पी आई। और यदि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम लोग लिखें तो रेट मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि डेल्टा पी को टी से डिवाइड कर दें तो ये रेट निकल जाएगा उसका। तो डेल्टा पी को पी से डिवाइड करो मतलब पी भी माइनस पी आई को टी से डिवाइड करो, ये इससे क्या निकल जाएगा, है ना, टाइम निकल जाएगा। ये क्या, सॉरी, डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या निकल जाएगा उसका रेट। तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ से तो हम लोग यही सीखे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा, है ना, इनर्शिया है उसके अंदर। तो कितना, अब पीवी से पीआई जाने में, पीवी है, पीवी पहले था 10,000 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, और पी सॉरी पीआई, और पीवी जो है 50,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये 10,000 से 50,000 ऐसे ही थोड़ी पहुंच गया होगा, उसमें इनर्शिया है, नहीं पहुंच सकता है। कैसे होगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं पहुंच सकता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाया गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। मतलब कि फ्रॉम सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, यदि हम लोग यहां से लिखना चाहें, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन क्या लिखें, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से लिखना चाहें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन टी, सॉरी, डेल्टा पी अपॉन टी, मतलब डेल्टा पी हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम और उसको टी से डिवाइड कर दिया तो उसका रेट आ गया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े यहाँ से, आगे बढ़े। सर। ठीक है, तो फोर्स, हाँ कुछ है क्या, आगे बढ़े, यस आगे सर, बढ़े। आगे बढ़िए। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू, यदि हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो मैथमेटिक्स का फंडा है कि क्या डालेंगे, एक कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट के डाल देते हैं। तो के डेल्टा पी अपॉन टी लिख सकते हैं। और के का वैल्यू जो है वो हम लोग मान लेते हैं 1, एनसीईआरटी ने माना है, हम भी मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन टी आ जाएगा। तो डेल्टा पी अपॉन टी मतलब क्या हो गया कि पी भी माइनस पी आई अपॉन क्या लिख सकते हैं, तो टी लिख सकते हैं इसको। अब पी भी माइनस पी आई अपॉन टी को, तो पी भी का फॉर्मूला याद कीजिए, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी एम कैपिटल भी, माइनस पी आई का फॉर्मूला याद कीजिए, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी एम यू लिख सकते हैं उसको, है ना, डिवाइडेड बाय एम इंटू यू, एम यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम आपका। अब दोनों ही केस में मास को कॉमन ले लिए तो ये हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या हो गया t। यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला चल रहा है साथ साथ, F इज इक्वल टू, ये कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है आगे, है ना, एफ जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअसली आगे चल रहा है। तो अब यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू यदि हम लोग लिखना चाहें तो एम भी माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाता है आपका ए, एक्सिलरेशन, है ना, हम लोग पढ़े थे ऊपर पहले चैप्टर में। तो यहीं से हमारा फोर्स का डेफिनेशन या फॉर्मूला आ जाता है कि फोर्स जो है वो क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हम लोग सबसे ऊपर पढ़े थे। तो हम लोग एनसीईआरटी का कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको फोर्स यदि कैलकुलेट करना है तो या तो एफ इज इक्वल टू एम ए से कैलकुलेट करेंगे, या नहीं तो मोमेंटम वाला केस दिया रहेगा तो फोर्स इज इक्वल्स टू हम लोग डेल्टा पी अपॉन टी से कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली चेंज इन मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, है ना, जो सवाल है वो यही था। अब कुछ सवाल भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर। क्या बोलता है कि अ कार ऑफ मास 800 केजी, तो मास कितना दिया हुआ है 800 किलोग्राम, ठीक है। बोलता है कि एक्सिलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सिलरेशन दिया हुआ है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, भाई ये तो बेकार क्वेश्चन हो गया, है ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन पुट कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा, 1600 न्यूटन होगा। कुछ दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि ऑन अ बॉडी ऑफ 20 केजी, ठीक है, देखते हैं ये क्या बोलता है। तो मास दिया हुआ है कितना, तो उसका 20 केजी, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, तो फोर्स कितना दिया हुआ है आपका 10 न्यूटन। इट एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड्स, तो टाइम दिया हुआ है आपका कितना, तो 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ठीक है, वो बोल रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब आपको बोल रहा है डेल्टा पी निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला निकालेंगे, अप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन टी, है ना। तो फोर्स के जगह पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन बराबर डेल्टा पी, और टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, है ना। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 10 मतलब कितना हो जाएगा, तो 100, है ना। और डेल्टा पी, पी तो मोमेंटम है, तो 100 केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हमें जो है वो मास का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना, मास का कोई जरूरत नहीं पड़ा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन, ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन, फोर्स कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन।
अरे कैलेंडर क्यों खुल गया? ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है? 15 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, क्या फोर्स ऑफ 15 न्यूटन कॉजेज अ चेंज इन मोमेंटम। इसका क्या हो रहा है? इसके वजह से चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। ठीक है, ऑफ अ बॉडी बाय 45 केजी मीटर पर सेकंड। तो मतलब डेल्टा पी गिवन है कितना? 45 केजी मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग द फोर्स वाज अप्लाइड, मतलब टाइम निकालना है आपको। फिर से वही पुट करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। पुट कर दीजिए, टी निकालिए तो 45/15 मतलब 3 सेकंड्स हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे जो है वो प्रश्न दिए हुए हैं। अब कुछ सिचुएशन भी दिया हुआ है ना? कुछ सिचुएशन भी दिया हुआ है। क्या सिचुएशन है? कि जैसे यदि वही क्रिकेट वाला ही सिचुएशन है कि यदि कोई फील्डर है ना, बैटर जो है वो क्या किया था, बैटर इस प्रकार से पिच था, है ना, इस प्रकार से पिच था और बैटर जो है वो यहाँ से क्या किया, बॉल हिट किया। अब फील्डर क्या किया कि उस बॉल को डायरेक्ट अपने हाथ में पकड़ लिया। लेकिन हाथ को यदि वो कांस्टेंट रखता तो बॉल टकराता उसके हाथ से और क्या हो जाता, तो जंप कर जाता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो फील्डर है वो क्या करता है, बॉल कैच करने के बाद उसको कुछ दूरी तक पीछे तक खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि बॉल में जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ी देर तक। यदि मेंटेन नहीं करेंगे तो वो बॉल क्या हो जाएगा, हाथ से है ना स्प्लैश कर जाएगा। तो ये मोमेंटम के ऊपर बेस्ड जो है वो एक तरह से फेनोमेना है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये मोमेंटम के ऊपर बेस्ड फेनोमेना कैसे है, या फिर किस किस फेनोमेना के ऊपर बेस्ड ये सिचुएशन है। तो आप बोलेंगे मोमेंटम के ऊपर बेस्ड फेनोमेना। थोड़ा कुछ वो देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल यदि हो। ये थोड़ा सर क्लियर लग एक रहा है इसको। हम्म। सर एक ग्राफ का सर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है सर, वो हम भेजें सर, उसको भी लास्ट में सर देख सकते हैं। उसको हम बनाए थे अच्छा, लेकिन कुछ हमको डाउट था सर। देखें। मोमेंटम वाला ही है क्या? नहीं सर, मोमेंटम का नहीं, वो ग्राफ का है। अच्छा, ग्राफ का है, ठीक है। तो उसको देखेंगे, पहले थोड़ा मोमेंटम वाला देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या है? अ ट्रक स्टार्ट्स, ये देखते हैं कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो मतलब 0 मीटर प्रति सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये क्या कर रहा है, एक हिल के नीचे जो है वो क्या कर रहा है, ये ट्रक रोल डाउन कर रहा है। ठीक है, रोल डाउन कर रहा है नीचे की ओर। It travels a distance of 400 meters in 20 seconds। तो s दिया हुआ है हमारा कितना, 400 मीटर, है ना। और डिस्टेंस दिया हुआ, सॉरी टाइम दिया हुआ है कितना, तो 20 सेकंड्स। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया, है ना, हिल के नीचे आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 मीटर, समय कितना लगा, 20 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन। मास दिया हुआ है कितना, तो 7 टन। ये हम लोग बनाए हुए थे शायद। ठीक है, तो इसका जो है वो बेसिकली हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो हमें दो चीज निकालना है, एक एक्सेलरेशन निकालना है, एक फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये सब गिवन जो है वो हम लोग लिख लिए। अब हमारे पास देखिए, F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, ma। तो यहाँ पर तो ना हमारे पास एक्सेलरेशन पता है ना F पता है, तो हम लोग जो है वो किसके तरफ भागेंगे अब यहाँ से, हम लोग भागेंगे थ्री लॉज ऑफ, सॉरी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस की तरफ। क्या सब था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। तो ये तीन जो है वो हमारे पास क्या था, तो ये तीन जो है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस दिए हुए हैं। अब हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं किसमें, तो हमें सबसे पहले निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकल जाएगा, मास दिया हुआ है तो फोर्स हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो किस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें एस गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, ए नहीं पता है, तो ए यहाँ से निकाल लेंगे। तो पुट करिए, तो एस इज इक्वल्स टू लिखिए यू टी प्लस क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। यू के जगह पे कितना पुट करेंगे, इनिशियल ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो है वो 20, तो इसको कोई मतलब ही नहीं कैलकुलेट करने का, पूरा टर्म ही 0। प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ए हमें नहीं पता है, और टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 20। टाइम दिया हुआ है कितना, 20 सेकंड्स, तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर। और इधर एस एस डिस्टेंस कितना है, तो इधर 400 है। तो आगे यदि लिखें तो 400 बराबर ये पूरा टर्म ही 0, इसको तो निग्लेक्ट कर दिए, बराबर 1/2 है ना, ए इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 400 है ना। ठीक है, कितना हो गया, 400 हो गया, सही है ना, हाँ ठीक है। तो दो से ये दो कट गया तो कितना हो गया, तो 200 हो गया। तो इसका मतलब 400 है ना, इसको दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या चीज, तो एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब एक बार जब एक्सेलरेशन आ गया, मास हमें पता है 7 टन, तो टन को हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम, 1000 ही होता है ना। तो 7 टन, 1000 ही होता है ना, 7 टन बराबर कितना होगा, 7 टन बराबर कितना होगा, 7000 किलोग्राम। तो अब इसका फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ है हमारा, 7000 किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन निकाल लिया हम लोग, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया 14000 न्यूटन जो है वो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार से जो है वो और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बनाए क्या, बनाए, बनाए और क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए, बनाए, बताइए। ये सर एन बना ऑब्जेक्ट ऑफ सकता मास बनाते हाँ हैं, ठीक सर है। तो बना। एक ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया हुआ है कितना, 100 kg, ठीक है, लिख लेते हैं। मास कितना दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया हुआ है 100 kg, ठीक है। इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा है फ्रॉम 5 मीटर प्रति सेकंड टू 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि इनिशियल, देखिए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कुछ भी लिया हुआ है उस सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। पहले था सिर्फ हम ये देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड थी, और ये एक्सिलरेट कर जाता है टू फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो दिया हुआ है कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड। टाइम बोलता है कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from 5 मीटर पर सेकेंड टू, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। तो टाइम जो है वो हमारा कितना दे दिया है, तो 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल मोमेंटम, तो पी आई मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम, इंटू इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो मतलब ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बोलता है पी भी निकालने के लिए, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो मतलब 100 गुने कितना हो जाएगा, 8, तो मतलब ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। आगे कुछ बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, तो मतलब एफ भी निकालना है हमें। तो बहुत आसान है, एफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तुरंत याद कर लीजिए, डेल्टा पी अपॉन टी। तो डेल्टा पी मतलब इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो 800 माइनस 500, तो 800 माइनस क्या लिख सकते हैं, 500, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम है, तो 6 सेकेंड्स। तो 800 माइनस 500 कितना हो गया बताइए ना, 300, है ना। 300 भागा कितना हो गया, 6, तो 300 भागा 6 तो मतलब कितना हो गया, 50। तो फोर्स कितना आ गया हमारा, तो 50 न्यूटन। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ तक बेसिकली जो है वो आपका एक तरह से स्किप था, है ना, जो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो यही जो है वो पोर्शन आपका छूटा हुआ था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो है वो नेक्स्ट क्लास में, है ना, जो है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इतना सारा पॉइंट्स जो है वो बेसिकली हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल को बनाते रहना है। अब हम लोग देखते हैं कि आप बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन जो है वो आप भेजे हैं, तो उस क्वेश्चन के ऊपर भी जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। सर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से हम्म। बनाएंगे ना? न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से, हाँ एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा गया है ना। पहले क्लास में हम लोग नहीं डिस्कस किए थे, पूरा सेम जो है वो सब कुछ जो है वो सेम एकदम बिल्कुल सेम सेम जो है वो पूछ दिया गया है एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल। मतलब उसका डेटा फैक्ट्स फिगर सब कुछ जो है वो सेम है ना। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनसीईआरटी से ही बनाना है, और कहीं से नहीं बनाना है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी बन गया तो वो भी काफी है, मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे स्टैटिक पोर्शन हो, कुछ भी हो, थ्योरी हो। बीपीएससी या पूरा होल एंड सोल जो है ना वो एनसीईआरटी के ऊपर ही पूरा फोकस कर दी। तो इसीलिए जो है सर वो तो एनसीईआरटी वो को एकदम पकड़ के रखना है। किस क्लास से किस क्लास तक बनाना है? जो चैप्टर हम कंप्लीट करते जा रहे हैं वो पढ़ते जाइए। 9th 10th ही बनाना है अभी आपको न्यूमेरिकल्स। 11th 12th का न्यूमेरिकल्स कहाँ पूछ रहा है, नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो 9th और ओ, 10th का न्यूमेरिकल एटलीस्ट कम से कम इतना तो बना लीजिए 9th 10th का, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहे, है ना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा कम सिर्फ से कम, तो फिजिक्स आपका का कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल ना सर? हाँ हाँ, सिर्फ फिजिक्स का न्यूमेरिकल, सिर्फ फिजिक्स का, है ना। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन क्या भेजे हैं, एक सेकंड डाउनलोड तो हो जाए। इसको सेव चैट में करते होगा। हैं पहले। हाँ हाँ, मिल गया। इसको सेव करते हैं पहले, और इसको ले जाते हैं उस तरफ। कैसे होगा ये सेव, बार बार हम भूल जाते हैं, सेव इमेज, हाँ ठीक है। हम्म। सर इसमें ना सर मेरा डाउट क्या है हम्म। ना, हम बनाए थे सर। तो आप अगर हम्म। देखेंगे ना सर, 0 से 4 तक ये पैराबोलिक पाथ है जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है। तो हाँ हाँ। हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक एस इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हम्म। ट्राइंगल लेंगे तो 12 आएगा। तो परफेक्ट पैराबोलिक भी नहीं है, क्योंकि सर पैराबोलिक इक्वली नीचे भी रहता है। अगर टी का इसमें है ना तो उसके नीचे भी सिमेट्रिक रहता है। तो वही हम हम्म। इसमें सोच रहे हैं सर कि या तो आंसर इसका 16 से 12 के बीच होगा। तो होगा भी क्या सर, क्योंकि पैराबोलिक परफेक्ट नहीं, आगे चल के स्ट्रेट भी हो गया है आप देखेंगे तो। हाँ हाँ, आगे जाके तो स्ट्रेट हो गया हाँ, तो परफेक्टली है ना। पैराबोलिक नहीं बोल सकते इसको। 4 है, तो 4 पे लगभग 6.5 है, मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग में क्या पूछ रहा है पहले, हाउ फार द डज द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कितना गया है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसको बनाने का। इसमें ऐड करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। कहाँ से ऐड होगा, इमेज, गैलरी। हम्म। और इसका दिख रहा आंसर है क्या। दिया भी नहीं है सर, इसका आंसर नहीं दिया है अच्छा, एक्सरसाइज के बुक में। कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिए हैं क्या हम। ये सर स्क्रीन से नहीं। स्क्रीन शेयर ऑन कर लेते हैं ना। हम्म। कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन? ये है चैप्टर नंबर 7 का 8 क्वेश्चन, पेज नंबर है 86, 9th का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन शेयर हो गया है।
क्वेश्चन क्लियर? वो पहले यस स्क्रीन सर। दिख रहा है कि नहीं कंफर्म कीजिए। यस ठीक है, सर। क्या बोलता है? देखिए कि ये जो है वो इस प्रकार से ग्राफ है ना। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ जो है वो स्पीड, अरे यार, इस तरफ जो है वो क्या है, हमारा स्पीड है मीटर पर सेकंड्स में, और इस तरफ जो है वो टाइम है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो पर जब कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, तो यदि हम लोग लिखना देखना चाहें तो टी यदि जीरो था, कुछ और कलर लिखें क्या, टी यदि जीरो था, टी यदि जीरो था तो इसका मतलब हमारा कौन सा कलर दिखेगा, टी यदि जीरो था, हाँ, तो स्पीड भी जो है वो हमारा कैसे कितना था, तो जीरो था, स्पीड जीरो है। उसके बाद और देखते हैं टू पे, जब हमारा टी है एक तरह से, है ना, तो हमारा जो स्पीड है वो रफली जो है वो फाइव है ना। तो टी यदि हम लोग मान लें, टी यदि टाइम सेकंड 2 सेकंड्स था, तो स्पीड जो है वो हमारा रफली कितना दिया हुआ है, रफली है 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और लाल ही कर देते हैं। और तीसरा, यदि टी जो है वो देखते हैं फोर है, टी यदि फोर है तो यहाँ पर 6.5 मान सकते हैं। तो टी यदि यदि फोर दिया हुआ है तो स्पीड जो है वो हमारा लवली 6 to लेकर 6.5 मीटर पर सेकंड तक है ना। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, पहले 4 सेकेंड्स में कितना जो है वो कार ट्रेवल किया है, वो हमें जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए, यदि हम लोग जीरो से, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड्स तक हम लोग देखें, 0 से 2 सेकंड तक यदि हम लोग देखें तो स्पीड जो है वो कितना बढ़ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया, है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया, 0 से 2 तक। तो 5 मीटर प्रति सेकंड तक यदि 0 से 2 तक पहुंच गया, तो इसका मतलब कि यदि हम लोग एवरेज स्पीड निकालना चाहें, तो पहले जीरो था और फिर 5 हो गया, तो इसका मतलब कि 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड होगा एवरेज स्पीड 0 से लेकर 2 तक। और टाइम जो है वो कितना लग रहा है, तो टाइम जो है वो 0 से 2 तक 2 सेकंड लग रहा है। तो इसका मतलब कि स्पीड इज इक्वल्स टू जो है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लिखें तो स्पीड इंटू टाइम होगा। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो मतलब ढाई, 0 से लेकर 2 हो ना, जो है वो कितना हो गया, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो 2.5 मीटर पर सेकंड और गुने क्या लिख सकते हैं, टाइम टू। तो मतलब मान सकते हैं कि पहले जो है वो 2 सेकंड्स में ये 5 मीटर गया है। दूसरा हम लोग सिमिलरली निकाल सकते हैं 2 से 4 के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 2 से 4 के बीच में स्पीड जो है वो पहले 5 से, है ना, मान लेते हैं कि 6.5 तक पहुंच गया। तो फिर यदि एवरेज स्पीड निकालें हम लोग तो 5, है ना, प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, तो मतलब लगभग 5.75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। अब फिर यदि इस केस में भी डिस्टेंस यदि निकालें तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड जो है वो आपका कितना है, 5.75, है ना, इंटू क्या कर सकते हैं, तो टाइम, तो टाइम जो है वो लगभग कितना हो गया, 2 टाइम, तो 2 ही सेकंड लग रहा है ना 2 से 4 के बीच में। तो 5.75 इंटू 2 यदि कर दें तो लगभग 11.5 जो है वो मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि 0 से लेके 4 के बीच में कितना हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रफली 5 और 11.5 को यदि ऐड कर दें तो लगभग जो है वो 16 या 16.5 मीटर जो है वो आंसर आ सकता है। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में? सर ये हम्म, तो लाइक एवरेज स्पीड का हो गया लाइक कॉन्सेप्ट, तो सर हाँ, जीरो से 4 तक का भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं सर, आंसर वैरी हाँ, करेगा। 0 से 4 तक का भी, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एरिया निकालने में इशू है क्योंकि ये कर्व ग्राफ है ना। हाँ सर, वही वही हम बोल रहे हैं सर, हाँ, एरिया तो नहीं निकलेगा इसका। एरिया नहीं निकाल पाएंगे इसका। एरिया यदि निकाल देते तब तो सीधे निकल जाता, नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ का यदि यस एरिया सर। निकालते हैं तो डिस्टेंस निकल जाता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकल रहा था, लेकिन ये एरिया नहीं निकलेगा, ये पैराबोला है, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, और सर अगर पैराबोला का फॉर्मूला लगाएंगे ना सर तो 16 ही आ जाएगा। मत लेकिन निकालिए पैराबोला के फॉर्मूला पे फिर दूसरे लोग और सर, परेशान हो जाएंगे। ये सर, हम्म, और अगर एस इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना तो उससे 12 हम्म, आता है, और ट्राइंगल वाला से भी निकालेंगे तो भी 12 आता है। तो भी बारह आ जाएगा, सही बात है, तो नहीं उस हमको पे लगा मत दो। लगाइए, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको। ओके सर, ओके सर। ठीक है। और सर सेकंड पार्ट में सर, इसमें यूनिफॉर्म हम्म, मोशन बोल रहा है बी में। तो ये तो अगर आप 6 से देखेंगे, जैसा कि आज आप पढ़ा रहे थे सर, 6 के बाद, 6 हम्म, सेकंड के बाद देखेंगे हाँ, छह तो सेकंड के स्ट्रेट बाद लाइन ये हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया है ना। है। ये सर। ये 6 सेकंड के बाद यहाँ से यदि आगे हम देखें, इस पॉइंट से यदि हम आगे देखें तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ पर स्पीड देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं टाइम, है ना। तो इस टाइम के कंपैरिजन में स्पीड जो है वो अब कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड कांस्टेंट हो गया मतलब वही हो गया कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कि जितना स्पीड से चल रहा है, 6.5 मीटर प्रति सेकंड स्पीड था, है ना, 6 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद भी 6.5 मीटर प्रति सेकंड है, 10 सेकंड के बाद भी 6.5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब कि 6 से 10 सेकंड के बीच में ये यूनिफॉर्म मोशन में है। दूसरे लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताइए। नहीं आया समझ में, फिर से करते हैं डिस्कस। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? हम्म, आया? सर नहीं फिर से आया सर बताइए। नहीं आया, ठीक है, फिर से इसको इरेज करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा फटाफट हो गया ना सॉल्व, इसलिए नहीं आया होगा समझ में। इसको इरेज करते हैं। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ तो क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। ये ग्राफ जो है वो है स्पीड टाइम ग्राफ।
क्या है, स्पीड टाइम। जैसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े, वैसे ही क्या दिया हुआ, स्पीड टाइम ग्राफ। ये है आपका वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, टाइम, क्योंकि हम लोग एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते आ रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हम लोग जो है वो कभी डिस्टेंस ले लेते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, कभी वेलोसिटी ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी में क्या किया है कि यहाँ पर स्पीड ले लिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये है आपका ओरिजिन। अब देखिए ये ग्राफ है कर्व लाइन, ऐसे करके ये टिल्ट होते हुए जा रहा है ना, टिल्ट होते जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है टिल्ट होते हुए। तो अब बोल रहा है, पहला क्वेश्चन इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता लगाना है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में इस ग्राफ को देखकर हमें ये पता लगाना है कि कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, कितना फार। फार मतलब क्या हो गया, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर यदि ये स्ट्रेट लाइन होता तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींच देते यहाँ पर 4 सेकेंड्स तक। 4 सेकेंड से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 सेकेंड्स पे, है ना, इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं यहाँ 4 सेकेंड। और यदि ये स्ट्रेट लाइन होता, ये अभी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये अभी क्या है, इस प्रकार से कर्व लाइन। तो यदि हम लोग इस एरिया का, ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को यदि हम लोग कैलकुलेट कर लेते, यदि हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें, तो जैसे आप लोग को याद होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग पढ़े थे अभी, है ना, कहाँ पढ़े थे, अभी ऊपर चलते हैं, देखिए, ठीक है, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम लोग पढ़े थे। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या पढ़े थे कि एरिया यदि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें जो है वो क्या निकल जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल जाता है, डिस्प्लेसमेंट। पढ़े थे ना अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, यस सर। है ना, कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि एरिया यदि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकाल दें, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ये वाला, हाँ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। और यदि ये एरिया निकाल रहे हैं हम, ये एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया निकाल रहे हैं कैसे, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो आपका क्या है, बेस जो है वो आपका टाइम है, तो बेस की जगह पे टाइम इंटू हाइट जो है वो आपका क्या है, तो वेलोसिटी है। तो v इंटू टी यहाँ पर भी है, v इंटू टी यहाँ पर भी है, तो v इंटू टी करने से क्या निकल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकल जा रहा है। तो सिमिलरली कि यदि हम लोग एरिया निकाल देते हैं इसका, तो ये एरिया जो है वो हमें स्पीड टाइम ग्राफ है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, इतना तो क्लियर हो गया, जी सर। इतना क्लियर है, यस यस सर, ठीक यस सर। है। सर, यस। है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। लेकिन अब यहाँ एरिया निकालने में है समस्या। समस्या क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हाइट है सही स्ट्रेट लाइन में, बेस है सही स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो कर्व लाइन हो गया, पैराबोला हो गया। तो ये प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या एरिया नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैथमेटिक्स लगाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स लगाने के लिए हम लोग दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बना सकते हैं, या एक ही पार्ट में डायरेक्ट बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। तो आप देखिए, ठीक है, आप देखिए, अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब आप देखिए कि जीरो पर जब वो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जीरो पर वो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जीरो पर जब वो ऑब्जेक्ट था, तो यदि हम लोग इस प्रकार से टेबल बनाना चाहें, तो जब टाइम जीरो था तो उसका स्पीड जो है वो भी जीरो था। समझ में आ रहा है। अब देखिए यदि टाइम यदि हम लोग 2 पर देखें, टाइम यदि हम लोग 2 सेकंड पर देखें, तो इसका स्पीड देखिए कि 4 से ऊपर है और 6 से नीचे है, तो मान लेते हैं यहां पर है, इस पॉइंट पर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस पॉइंट पर है, 2 सेकंड पर। तो टाइम जब 2 सेकंड पर था तो उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड जो है वो 4 से ज्यादा यहां पर थी कहीं पर, तो मतलब 5 पे थी, मान लेते हैं स्पीड जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड थी। स्पीड जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड थी। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, यस सर। क्लियर है, ठीक है। यस सर। अब यदि टाइम यदि 4 सेकंड पर ले गए, टाइम कहाँ पे ले गए, 4 सेकंड पर, यहां पर ले गए टाइम 4 सेकंड पर, तो इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड यदि आप देखें तो रफली जो है, रफली जो है वो 6 से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, पूरा 6 भी नहीं है और 6 से ऊपर है ना। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है वो 6 या 6.5 मीटर प्रति सेकंड तक था। ऐसे करके मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं इसको, क्लियर है। और जब यस सर। टाइम जो है वो 6 सेकंड पर पहुंचा, जब टाइम यहाँ पर 6 सेकंड पर पहुंचा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर जो है वो 6.5 पे पहुंच गया है, ठीक है, 6.5 मान लेते हैं। तो टाइम यदि 6 सेकंड्स पर पहुंचा है, ठीक है, तो स्पीड जो है वो कंप्लीटली 6.5 मीटर पर सेकंड। ये टेबल तो आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टेबल में कुछ किया ही नहीं, बेसिकली ग्राफ दिख के और डेटा जो है वो यहाँ पर छाप दिया है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हमें निकालना है क्या चीज की, कितना फार गया है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम।
डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकालना है हमें, फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड इंटू टाइम। कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालने के लिए हम लोग या तो एक साथ ही जो है वो डिस्टेंस निकाल लें, मतलब 0 से लेकर 6 के बीच में, कहां तक पूछ रहा है, 4 ही तक पूछ रहा है ना, तो 6 तो हमें लिखना भी नहीं था, तो 0 से लेकर 4 तक के बीच में हम लोग कैलकुलेट कर लें, या तो हम ऐसे करें कि 0 से 2 2 के बीच में डिस्टेंस कितना गया वो कैलकुलेट करें, 2 से 4 के बीच में डिस्टेंस कितना गया वो कैलकुलेट करें, दोनों को जोड़ दें तो फिर भी डिस्टेंस निकल जाएगा। है कि नहीं है, पॉसिबल है ना। हमें 0 से लेके 4 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता लगाना है, तो मतलब हम 0 से लेके 2 के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करें, 2 से 4 के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करें, और दोनों को यदि ऐड कर दें फिर भी निकल जाएगा, या तो 0 से लेके 4 के बीच में यदि हम लोग टोटल कैलकुलेट कर दें फिर भी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ सर, हाँ मतलब जितना भी टाइम है उस टाइम को, मतलब जितना भी हाँ डिस्टेंस को निकाल करके और सबको ऐड कर देंगे तो फिर वो टोटल हाँ, निकल तो जाएगा निकल ना, चार जाएगा। सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल। हाँ। तो हम लोग जो है वो मतलब जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस यूज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, एक बार में ही नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मान लीजिए, ठीक है, फिर से मान लीजिए कि इस प्रकार से जो है वो हम एक टेबल ड्रॉ कर दें यदि, तो पहले 0 से 2 के बीच में हम देखते हैं, तो 0 से 2 के बीच में यदि हम लोग देखें तो स्पीड जो है वो 0 से, पहले 0 था अब कहाँ पहुंच गया 5, 0 से 2 के बीच में पहले स्पीड 0 था, बाद में कहाँ पहुंच गया, बाद में कहाँ पहुंच गया, स्पीड 5 पे पहुंच गया। यहाँ पर स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्पीड। तो यदि हम यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखना चाहें, एवरेज स्पीड, तो इसका मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई 2। एवरेज मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी को जोड़ दिए, 2 से भागा दे दिए तो वो एवरेज निकल जाएगा। तो 5 और 0 को जोड़े तो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब एवरेज स्पीड 2.5 नहीं हुआ। आई बात समझ में कि नहीं है समझ में, 0 से 2 के बीच में उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कितना हुआ, 2.5 हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, हाँ सर। आया यस बात समझ सर। में। यस तो सर। और टाइम, टाइम कितना है इस केस में, टाइम जो है वो 0 से 2 के बीच में कितना टाइम है, 2 सेकेंड। तो अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो एवरेज स्पीड 2.5 है और टाइम 2 है, तो 2.5 गुने 2 कर देंगे तो 0 से 2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें निकल जाएगा, तो 2.5 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 5, है ना। तो 0 से 2 के बीच में 5 मीटर गया, ये हम लोग निकाल समझ सकते हैं यहाँ से, समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखते हैं यस दूसरा, सर। 2 से 4 के बीच में कितना गया। तो 2 से 4 के बीच में यदि हम लोग स्पीड देखें तो पहले 2 पर स्पीड था इसका 5 मीटर प्रति सेकंड, और 4 पर अब स्पीड हो गया लगभग 6.5, है ना। तो 5 से इसका स्पीड बढ़कर कहाँ चला गया, तो 6.5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों को जोड़कर फिर एवरेज निकालें तो 5 प्लस 6.5 माइनस 5 मतलब 11, 11.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.75 एवरेज निकाल दिए। और फिर टाइम तो आपका 2 सेकंड ही है, क्योंकि 2 से 4 के बीच में भी 2 ही सेकंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 5.75 गुने 2 मतलब लगभग हो गया 11.5 मीटर। अब 0 से 2 गया आपका कितना 5 मीटर, है ना, और 2 से 4 गया आपका कितना 11.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि टोटल 4 सेकंड तक कितना गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग जो है वो 16.5 मीटर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट करके निकाल सकते हैं ऐसे कर, समझे, सर अगर हर नहीं समझे, सेकंड्स का डिस्टेंस अगर सिर्फ निकालने के बजाय एवरेज स्पीड निकाली हो तो भी ऐसे नहीं निकाल सकते थे? तो भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालना हो वैसे निकाल लीजिए, बस ये थोड़ा सा कैलकुल मतलब वो समझने में आसान है, इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि इस प्रकार से बता दें, ठीक है। सर इस क्वेश्चन को मैंने और जगह भी देखा हुआ है। बाकी तो हम्म। जो क्लास में जैसे पढ़ा रहे हैं उन्होंने बस ये बताया कि जैसे 4 और 6 के पास जो पॉइंट कट रहा है ना उसे कंसीडर करके उन्होंने 1/2 4 into 6 करके बताया। हाँ वो भी कर सकते हैं, 4 और 6 के बीच में जो पॉइंट कट रहा है वहां पर भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, क्योंकि है ना। वो लोग का भी हम्म। यही कंसर्न था कि ये जैसे लाइन है ना ये पैराबोलिक हो गया है, लेकिन होना चाहिए था हाँ थोड़ा हाँ, सा इसको और स्ट्रेट में होना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था ये। और उसमें ये भी बता रहे थे अगर 2 पे पूछता तो फिर उसको वहीं लेके 1/2 into 2 into फिर 2 करके बना देते। हम्म, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लोग जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में बेसिकली, स्क्रीन जो है वो पहले ऑफ करते हैं। तो यहाँ तक जो है वो बेसिकली आप लोग पढ़ ही लिए थे, एक बार रिवीजन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब जो है वो साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 9th का जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना बेसिक थिंग्स जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो एक बार जो है वो हमारा जब साउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर जो है वो, है ना, और दूसरे चैप्टर्स के ऊपर जो है वो पढ़ेंगे। साउंड के बाद जो है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में भी जो है हमें पढ़ना है, मतलब 11th भी साथ साथ जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म हो जाएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइट। तो लाइट में हम लोग दोनों पढ़ लेंगे, मतलब जो लाइट का पार्टिकुलेट थ्योरी है और वेव थ्योरी है, मतलब वेव ऑप्टिक्स,
ठीक है, और भी जो है वो हमें पढ़ना है। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ कुछ जो है वो लॉस भी हैं, वो लॉस भी जो है वो समझना है। और एक बार ये दोनों हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर है क्लास 10th में जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बेसिकली आई वाई से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में इस बार एईडीओ में क्वेश्चन भी पूछा था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब कैसे कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन जो है वो। तो वो हाउ ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ लेंगे, और ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट, जिसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और एक बार हीट खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो इतना सारा चैप्टर जो है वो बेसिकली अभी हमारा बच रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है फटाफट कंप्लीट करेंगे। मतलब 4 क्लास आपका फिजिक्स का हुआ है, 8 क्लास और लगेगा, मतलब 7 से 8 क्लास और लगेगा। तो 7 से 8 क्लास में जो है वो हमारा फिजिक्स जो है वो ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समाप्त करें, समाप्त करें। तो कल जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसका नाम है ना, अभी टाइमिंग हमारा यही रहेगा 7 बजे से, और मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन जो है वो अभी आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो कल हम लोग जो है वो साउंड की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक थैंक यू है, सर। थैंक यू।